लोकसभा चुनाव में पश्चिम बंगाल से कई बड़े चेहरे जो चुनाव मैदान में होंगे, उनमें से एक नाम है शत्रुघ्न सिन्हा का। एक बार फिर शत्रुघ्न सिन्हा आसनसोल की सीट से टीएमसी के टिकट पर चुनाव मैदान में होंगे। हमारे साथ हैं शत्रुघ्न सिन्हा। शत्रु जी, स्वागत है आपका इंडिया टीवी पर। थैंक यू, वेरी नाइस ऑफ यू। एक बार फिर आसनसोल, एक बार फिर पश्चिम बंगाल। ऐसे में तो लोग आपको बिहारी बाबू की जगह बंगाली बाबू कहना शुरू कर देंगे। देखो, ये तो सही है, बिहारी बाबू रहा, अभी बंगाली बाबू हूँ, लेकिन सही मानों में हिंदुस्तानी बाबू हूँ, क्योंकि भारत का एक अभिन्न हिस्सा है बंगाल, और बंगाल का अभिन्न है आसनसोल। और आसनसोल मैं पहली बार गया, वो भी मुझे खुशी है इस बात की, एक तो रिकॉर्ड मतों से वहाँ विजयी हासिल हुई, देश में पहला मध्यवर्ती चुनाव था। और मैं कह रहा था खुशी इस बात की और ज़्यादा हुई कि वो देश की सर्वशक्तिशाली, सर्वधर्म प्रिय, सर्वशक्तिशाली के साथ साथ सबसे ज़्यादा लोकप्रिय, मोस्ट प्रोमिनेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, द टाइग्रेस ऑफ बंगाल, ममता मई, चीफ मिनिस्टर ऑफ बंगाल, ममता जी के नेतृत्व में वो विजयी हासिल हुई। दरअसल वो जीत हमारी नहीं थी, वो ममता जी के विश्वास की थी मेरे प्रति और लोगों के प्रति, तृणमूल कांग्रेस के नेताओं की, तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का, सबसे ज़्यादा बंगाल की जनता जनार्दन और हमारे अपने आसनसोल के लोगों की। इस बार क्या तैयारी है? वही सीट होगी, काफ़ी अच्छे से आप उसको समझ भी चुके हैं। कुछ दिन पहले बीजेपी की तरफ से पवन सिंह का नाम आया था, जो भोजपुरी स्टार हैं, फिर नाम उन्होंने वापस ले लिया। फिर अक्षरा सिंह जो भोजपुरी अभिनेत्री हैं, उनका नाम आया। आपकी क्या तैयारी है वहाँ? पहली बात तो हमारी तैयारी के नाम पे कह दूं कि आपको सुन के, या हमारे रजत शर्मा जी के पूरे इंडिया टीवी और टीम को सुन के बड़ी खुशी होगी कि इस बार बंगाल में नहीं बल्कि पूरे देश में सबसे पहला नाम किसी का घोषित हुआ, सबसे पहला नाम जो लिया गया वो मेरा नाम था। बंगाल के, जब मैं बंगाल का फंड जो बाकी है उसके खिलाफ आंदोलन में ममता जी के नेतृत्व में जब मैं कलकत्ता गया हुआ था, वहीं स्टेज के नीचे उनकी इनर पार्टी मीटिंग भी बहुत बड़े तरीके से हो रही थी। वहाँ पे मैं बहुत ही टच था, मुझे खुद उम्मीद नहीं थी कि यह बात होगी। उन्होंने कहा मुझे आओ, आप भी आओ। मैंने कहा नहीं, मैं ऊपर बैठता हूँ, आप आइए। उन्होंने कहा नहीं, आ जाओ आप नीचे। नीचे स्टेज पे मैं था, ममता जी थी, मैं था, और वहाँ के प्रेसिडेंट थे, और तमाम कॉरपोरेटर्स, काउंसलर्स, तमाम MLAs वगैरह सब बैठे थे, लीडर्स। वहाँ उन्होंने कहा बातचीत हो रहा, देखो बंगाल में 42 सीटें हैं, बाकी सीटों का फैसला तो पार्टी करेगी, बाद में होगा। एक सीट है जिस पे कोई दो विचार नहीं है, और वो सीट है शत्रुघ्न सिन्हा जी की सीट। और ये शत्रुघ्न सिन्हा जी आसनसोल से चुनाव लड़ेंगे। पिछली बार रिकॉर्ड मतों से जीत कर आए थे, इस बार से रिकॉर्ड मतों को डबल से भी ज़्यादा करना आपका काम है। वहाँ तो ठीक है, आपकी सीट पक्की है, कोई दूसरा दावेदार नहीं हो सकता। पूरे पश्चिम बंगाल की यदि बात करें तो वहाँ क्या स्थिति लगती है? खासतौर से संदेश खाली प्रकरण के बाद कहा जा रहा है कि बीजेपी वहाँ पर काफ़ी मजबूत हुई है। फिर इंडी गठबंधन से ममता बनर्जी एक तरह से बाहर हो गई, अलग अलग चुनाव सब लग रहे हैं। तो ऐसे में आपको क्या वहाँ स्थिति लग रही है पूरे पश्चिम बंगाल? अच्छा, ठीक है, बंगाल की स्थिति से पहले मैं कह दूं कि आपने नाम लिया था कि मेरे चुनाव में पवन सिंह जी का। पवन सिंह मैंने सुना है बहुत अच्छा लड़का है, और अच्छा अपने ही परिवार का है, अच्छा कलाकार है और अच्छा गायक है। मुझे कोई शिकायत नहीं है, मैं तो व्यक्तिगत तौर पे उनको अपनी शुभकामना, शुभाशीष देता हूँ। फैसला तो आसनसोल की जनता करेगी। अब 24 घंटों के अंदर में जिन कारणों से, किन कारणों से वो अपने को विड्रॉ कर गए, और मुझसे लोग पूछते हैं कि आपकी राय क्या है इस मामले में, मैं कहता हूँ देखो, ये उनके अंदर का मामला है, अंदरूनी मामला है, उनकी पार्टी का मामला है। क्यों उनको भेजा गया या क्यों उनको विड्रॉ किया, उन्होंने विड्रॉ कराया गया, उस पर मैं कुछ नहीं कहूँगा। टीका टिप्पणी करना ठीक नहीं होगा। बहरहाल कोई ना कोई तो मेरे खिलाफ चुनाव लड़ेगा, और जब चुनाव लड़ता है लोकतंत्र में, तो लोकतंत्र मजबूत होती है। हम सबको स्वागत करना चाहिए, हम स्वागत करते हैं।
इसलिए वो हैं कि अक्षरा हैं कि कौन हैं, अच्छा जो भी आए हम स्वागत करेंगे। और फिर मोदी हैं तो मुमकिन है उनके पार्टी में, हमारी पार्टी में नहीं, उनकी पार्टी में कुछ भी मुमकिन है, देखते हैं क्या होता है। अब रही बात पश्चिम बंगाल की, आपने कहा कि क्या आप संदेश खाली का जिक्र किया। पहली बात तो बता दूं कि जो अगर सत्य है संदेश खाली में जो हुआ तो वह जघन्य है, बहुत निंदनीय है, बहुत ही शर्मनाक है, नहीं होना चाहिए। लेकिन साथ साथ ये भी कहना चाहूँगा कि आप उसके लिए वहाँ के मुख्यमंत्री को जिम्मेदार अगर ठहराते हैं, यानी हर ऐसी निंदनीय घटना ही क्यों ना हो उसके लिए अगर मुख्यमंत्री को जिम्मेदार ठहराते हैं और मुख्यमंत्री का इस्तीफ़ा मांगते हैं, तो फिर आप हाथरस पे किसका इस्तीफ़ा मांग रहे हैं? आपने मणिपुर नहीं जाते हैं तो क्या प्रधानमंत्री का या वहाँ के तो मुख्यमंत्री का इस्तीफ़ा मांगा गया? नहीं दिया, प्रधानमंत्री का इस्तीफ़ा मांगेंगे आप? संदेश खाली में तो जिस व्यक्ति पे आरोप था वो टीएमसी से जुड़ा हुआ था, टीएमसी का नेता था, कई आरोप थे जो साबित भी हुए। सीबीआई या कोर्ट के द्वारा कुछ कन्फ्यूजन लगा लोगों को, अब तो गिरफ्तार हुआ, गिरफ्तार करने वाला वहाँ का नेतृत्व ही, जिसको भी गिरफ्तार किया गया। लेकिन मैं वही ये कह रहा था जहाँ आपने हमें रुख मोड़ दिया आपने। मैंने जब कहा कि वहाँ पे हाथरस में तो कलेक्टर ने रातों रात जलवा दिया था, लोग कहते हैं वहाँ पे लड़की को, क्या कलेक्टर पे आते कोई एक्शन हुआ? किसी को पता चला? कानपुर में सामूहिक दुष्कर्म के बाद 2 हमारी बच्चियाँ पेड़ से लटक के उनकी हत्या हुई, आत्महत्या हुई, उस पर कठुआ पे क्या हुआ? कहीं पे कुछ नहीं हुआ, कहीं प्रधानमंत्री के, गृह मंत्री का या मुख्यमंत्री के रिजर्वेशन की बात नहीं की या ना की गई। चाहे गोदी मीडिया हो कि मोदी मीडिया हो, कि कोई आगे बढ़ के नहीं कहा कि हाँ साहब उनका इस्तीफा होना। संदेश खाली पे मैं बहुत दिन तक चुप रहा, पहली बार शायद पहली या दूसरी बार बोल रहा हूँ कि मैं देखता रहा, अरे एक्शन हो रहा है। बंगाल से आप घबराए हुए हैं कि बंगाल जो है ममता बनर्जी इतनी पॉपुलर है कि चुनाव में स्वीप कर जाएंगी। वो पिछली बार जैसे तैसे करके आप लोगों ने हासिल किया 18 सीटें। आपको नहीं लगता है कि इस संदेश खाली प्रकरण से एक संदेश जो है हिंदू वोटरों में ये गया कि किस तरह से ममता बनर्जी ऐसे नेताओं को संरक्षण दे रही थी और इसका फायदा बीजेपी को लगता है कि आने वाले चुनाव में मिलेगा? देखो, आप कह रहे हैं, चाहे हम लोग यहाँ जो कोई कुछ लोग कह देता है बाहर, या कुछ गोदी मीडिया कह देता है कि सब ममता जी, आप वहाँ जाकर देखो तो सही, जो ममता जी के प्रति लोगों का प्यार है, जो उत्साह है, जो समर्थन है, जो आशीर्वाद है, अकेली लेडी, पहली मुख्यमंत्री जो इतनी दमदार, शक्तिशाली, दमखम वही, चमखम वही, कदकाठ वही है, तलवार पुरानी है मगर काट वही है, ये है ममता बनर्जी, ट्राइड टेस्टेड एंड सक्सेसफुल। अब किसी तरह से नहीं हरा पा रहे हो तो आप उनको इमेज बिल्डिंग करके, इमेज ख़राब करके, आप पिछली बार उनको दीदी और दीदी और दीदी कितना मखौल और अपमान किया था आपने, उसका जवाब, भरपूर जवाब दिया बंगाल की जनता ने। यहाँ तक कि मेरे आसनसोल के चुनाव में भी, पूरे देश में पहला चुनाव था वो, जो कि ये मिड टर्म था, मिड टर्म में परखच्चे उड़ा दिए लोगों ने, इतने सपोर्ट किया उसमें। ममता जी के अपमान का भी उसमें बहुत हाथ था जिस तरह किया गया। तो अभी संदेश खाली पे मैं आपको नहीं कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि दूर के ढोल सुहावन वाली बात दूर से बता रहे हैं। मैं तो वहाँ बैठा हुआ हूँ, आपको भी अभी बता देता हूँ, अभी, यानी अगर मैं तो सेफोलॉजिस्ट नहीं हूँ, लेकिन मैं कह देता हूँ, आप 40 सीटों में, 42 सीटों में इस बार ममता जी को आप देख लीजिएगा। इस बार संदेश कितनी, यानी 2-4 गिनती के अगर भारतीय जनता पार्टी के दोस्तों को हमारे मिल जाए तो बहुत बड़ा आश्चर्य होगा और ताज्जुब होगा। पिछली बार क्या हुआ था? पिछली बार तो देखिए, पिछली बार तो बहुत कुछ हुआ था। पिछली बार तो मैं भी पटना से हारा था या हराया गया था। पिछली बार तो ईवीएम का गेम हुआ या सही माने में कुछ खेला हुआ, यहाँ भी हुआ, राहुल जी को हराया गया। कोई मान सकता है कि राहुल जी वहाँ हार सकते थे अमेठी से? तो आपको क्या लग रहा है ममता बनर्जी 42 में 42 सीट जीत जाएंगे? नहीं, मैंने कहा खुद कि सेफोलॉजिस्ट नहीं हूँ नीतीश, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि स्वीप करेंगी, 2-4 सीटों के लाले पड़ेंगे, 2-4 सीटों के भी लाले पड़ेंगे हमारे भारतीय जनता पार्टी के दोस्तों को। और गठबंधन किया नहीं, इंडी गठबंधन से बाहर हो गई, उसके बाद भी आपको ये उम्मीद लगती है? गठबंधन नहीं किया ये अच्छा हुआ या क्या आपको लग रहा है ये सही फैसला था? देखिए, गठबंधन का वो उनके फैसला को, उनके ममता जी के फैसला को चुनौती देने वाले हम लोग कौन? ना वो सामर्थ्य है,
ना वो शक्ति है, ना वो विजडम है। ममता जी बहुत अच्छे सोच समझ के अपने लोगों के साथ बैठ के करती हैं। तेज़ तर्रार नेता हैं, स्ट्रीट फाइटर हैं, टाइगर्स ऑफ बंगाल हैं, वो बहुत अच्छा। और उन्होंने जो अभी किया है फैसला कि अगर नहीं साथ है, इसका मतलब नहीं कि इंडिया ब्लॉक के साथ नहीं है। इंडिया ब्लॉक बहुत मजबूत है, इंडिया ब्लॉक बहुत अच्छा कर रहा है, इंडिया ब्लॉक चुनाव बहुत अच्छा करेगा। अब कई लोगों का पहले का अलायंस है, हो सकता है कुछ लोगों के बाद का अलायंस हो जाए। ये कैसा गठबंधन जिसमें ममता बनर्जी नहीं है, अरविंद केजरीवाल कहीं हैं कहीं नहीं हैं, और कई दूसरे लोग जो हैं वो भी अलग रास्ता अपना रहे हैं? हम राजनीति, अच्छा राजनीतिक स्ट्रैटेजी जो है, हम कुछ मीडिया के फ्रेंड्स के ज़रिए या जो रूलिंग पार्टी जिस तरह चाहती है वैसे तो नहीं चलाएंगे ना। रूलिंग पार्टी हमेशा उनके और उनके लोग पूछते हैं इंडिया गठबंधन का नेता कौन है चेहरा। अरे आप तो 400 का नारा दे रहे हैं आज के दिन की भारतीय जनता पार्टी और एनडीए 400 का नारा, और भारतीय जनता पार्टी 370 का नारा दे रही है। ये नारा जो है, अभी तो हमारे प्रधानमंत्री को कई लोग प्रचार मंत्री भी कहते हैं। प्रचार में ज़्यादा समय गुजरता है, काम में कम। लेकिन हमारे बहुत गुणी प्रधानमंत्री थे एक, 2004 की हमको याद आ रही है। ये 2004 में जो आज 400 का नारा दे रहे हैं, कहीं 2004 की नौबत ना आ जाए जब हम भी उस मिनिस्ट्री में थे और हम भी उस समय थे। आपको मालूम है फादर फिगर भूतपूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का नेतृत्व था, और क्या इंडिया शाइनिंग, फील गुड फैक्टर, क्या क्या नहीं कहा था और हम लोगों ने क्या क्या नहीं किया था। इतने डेवलपमेंट के बावजूद कहीं तो कमी रही कि 7 महीना पहले अति विश्वास में हमने चुनाव करवाया और 2004 में प्रधानमंत्री बने हमारे मनमोहन सिंह जी, ये कर गए प्रधानमंत्री बने। कहीं ऐसा तो नहीं है 20 साल हो गए हैं 24 में, कहीं यही तो वजह नहीं कि घबराहट में बौखलाहट में प्राइम मिनिस्टर मेन मुद्दों पे बात नहीं करते हैं, मणिपुर पे बात नहीं करते हैं, महंगाई पे बात नहीं करते हैं, बेरोजगारी पे बात नहीं करते हैं, डॉलर और पैसों की कीमत पे बात नहीं करते हैं, किसानों की शहादत पे बात नहीं करते हैं, पुलवामा का क्लैरिफिकेशन नहीं देते हैं। मैं पुलवामा बता दूँ एक बात, आज विपक्ष के हाथ में इंडिया ब्लॉक का जिक्र किया आपने, जैसे पुलवामा था, एक कार्ड खेला गया था। बहुत लोग कहते हैं कि पुलवामा के शहीदों के बारे में नहीं कह रहा हूँ मैं, कह रहा हूँ पुलवामा का एक कार्ड खेला गया और वो चला भी बहुत। इस बार लोग कह रहे हैं कि आइसिंग ऑन द केक हो गया है कि इलेक्शन बॉन्ड आ गया अभी साथ में, और इलेक्शन बॉन्ड का जो भी चल रहा है करप्शन, दबाव, ईडी, सीबीआई, आईटी, जिस तरह से दबाया गया है, जिस तरह से लोगों को कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है, जिस तरह से लोगों को मजबूर किया गया कि इलेक्शन बॉन्ड खरीदो तुम लोग, इलेक्ट्रल बॉन्ड खरीदो तुम लोग, ये सब जो हुआ, जिस तरह प्रताड़ित किया गया लोगों को, लॉटरी वाला हो कि फलाना हो, उससे कितने कितने माल निकालेगा। कंपनी की आमदनी जो है 100 रुपया और आप उससे ले रहे हैं 1000 करोड़। यानी ये मैंने आप समझ गए मैं क्या कह रहा हूँ। लेकिन ये सारी चीज़ें किसी एक पार्टी विशेष तक तो सीमित है नहीं, कई दूसरी पार्टियां हैं उन्होंने भी इस तरह के बॉन्ड। बिल्कुल ठीक कहा आपने, मैं इस बात से कहाँ इनकार कर रहा हूँ। लेकिन जब आपने सिस्टम बनवा दिया ऐसा, उस समय सिस्टम के जब दरवाजे खुले तो फिर दूसरी पार्टी तो आएगी उसमें, कोशिश तो करेगी वो भी। और ये भी हम नहीं कहते कि आपको सबसे ज़्यादा मिला तो बहुत ज़्यादा मिला तो आप रूलिंग पार्टी, तो वो भी मानता हूँ। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि अपोजिशन में एक भी अपोजिशन का नाम बताइए जो कि चंदा के नाम पे धंधा किया हो, जिसको ये किसी को प्रताड़ित करने की सहूलियत हो, या जिसने ईडी सीबीआई का इस्तेमाल किया हो, चाहे जिसने पैसा लेके और उसके बदले में चंदा लिया और धंधा किया हो, ये तो नहीं, ये तो रूलिंग पार्टी के दोस्तों ने किया, हमारे लोगों ने किया। तो अभी कितना भी अपने आप को बहलाएं, लेकिन लोगों के ऊपर, जैसे कई बार एक बात और कह दूं आपके लिए, शायद नई बात होगी, लोग कहते हैं इलेक्शन कमीशन, बहुत लोग बोलते हैं, आप सुनते ही हैं, भी चल रहा है, लोग अपील भी कर रहे हैं कि अच्छा तुम मशीन पे नहीं मानते हो, ईवीएम पे, तो कुछ नहीं, तुम्हारा अपना अगर पहलू है, ईवीएम को शेर व शायरी से बहलाने की कोशिश कर रहे हो, तर्क नहीं दे रहे, लॉजिक नहीं दे रहे हो, तो आप कम से कम वीवीपैट ही कर दो। आप वीवीपैट करो, साथ साथ उसमें तो आपको आपत्ति नहीं हुई, सुप्रीम कोर्ट भी पहले कह चुका था कि वीवीपैट तो कर सकते हो आप। लेकिन इसके साथ साथ लोग ये भी कहते हैं कि साथ फेज में चुनाव रख दिया। ये हम आज इतनी तरक्की की बात करते हैं, आप कहते हैं आतंकवाद ख़त्म कर दिया हमने, लॉ एंड ऑर्डर ठीक कर दिया, और उसके बाद आप जिस 30 से 35 नंबर्स के स्टेट में आप एक दिन में करते हो, बिहार में, बंगाल में आप ये करके,
और ऐसा दिखता है कि आप वहाँ के कहीं के डीजी को निकाल रहे हो, कहीं के होम सेक्रेटरी को निकाल रहे हो। ये कहीं ये दिखावा, कहीं ये फिर प्रचार का एक तंत्र तो नहीं है। लेकिन इतना बता दूं आपको, 7 फेज़ का एक फ़ायदा भी है, और फ़ायदा वही है कि अपोजिशन को और इंडिया ब्लॉक को भरपूर मौका मिल रहा है अपनी बातें सामने रखने का, खासकर इलेक्शन बॉन्ड के मामले में, और इलेक्शन बॉन्ड के करप्शन का, इलेक्शन बॉन्ड के जरिए प्रताड़ना का, इलेक्शन बॉन्ड के जरिए सरकारी एजेंसीज के दुरुपयोग का, ये बातें बताने का पूरा मौका मिलेगा। आपको लग रहा है कि जो अब की बार 400 पार का नारा है वो पूरा नहीं हो सकेगा, तो आपको क्या लग रहा है कि कौन नरेंद्र मोदी को टक्कर देता हुआ कौन दिखाई दे रहा है, कौन वो चेहरा है? नहीं, देखिए, मैं माननीय प्रधानमंत्री का, नरेंद्र मोदी जी को मैं हमेशा दोस्त कहता हूँ, और हैं भी हमारे बहुत, हम लोग तो बहुत साथ काम भी कर चुके हैं, और हम साथ में दोस्ती भी रही है बहुत पुरानी। तो मैं कदर व्यक्तिगत तौर पे मैं उनका नहीं है, मैं सिर्फ उनके लोगों या उनके स्पीच राइटर के कहने पे वो जो 400 का नारा दे जाते, कहाँ से खरीदेंगे बाहर से? जैसे गोवा में लोग कहते हैं, नॉर्थ ईस्ट में, गोवा में, मध्य प्रदेश में, आपने जो कर्नाटका में जो ख़रीदा था, चाहे महाराष्ट्र में कुछ लोग कहते हैं नंबर से आप ख़रीदते हैं, यहाँ पे एमएलए की खरीद बिक्री होती है, ख़रीदें कहाँ से लाएँ? 500 कह दीजिए, 600 कह दीजिए, 400 जो आपकी पीक पे पॉपुलरिटी थी, प्लस आइसिंग ऑन द केक पुलवामा था, तब तो आप पहुँचे नहीं। बीजेपी को लग रहा है कि अभी हाल के दिनों में जो चुनाव हुए, आप उनमें प्रदर्शन देख लें बीजेपी का, या फिर अयोध्या में राम मंदिर की जो प्राण प्रतिष्ठा हुई है, उसके बाद राष्ट्रवाद का मुद्दा, लाभार्थियों का एक बड़ा ग्रुप है, इन सबों को जोड़कर एक बड़ी उम्मीद है बीजेपी को कि इस लक्ष्य को पाया जा सकता है 400 पार का। नहीं, मैं उनकी उम्मीद पे तो कभी नहीं कहूँगा, उम्मीद पे कल पानी फिर जाए वो अलग बात है, बट ये उम्मीद में क्या जाता है, कहने में क्या जाता है? आप कहते हैं कि ये मुद्दा वो मुद्दा जिक्र किया, लेकिन आपने भी अभी बेरोज़गारी का मुद्दा जिक्र नहीं किया, किसानों के हत्याओं का, यूथ की हत्याओं का, आत्महत्या का जिक्र नहीं किया आपने, बेरोज़गारी का, आपने ये परीक्षा पेपर्स लीक होते हैं उनके बारे में क्या सहूलियत है, क्या ठीक किया आपने, उसका जिक्र नहीं किया आपने। आप 80 करोड़ लार्जेस्ट इकॉनमी होने की बात करते हैं दुनिया में, और दुनिया बात करो दुनिया में सबसे कम अगर पर कैपिटा इनकम है तो भारतवर्ष का है। आप कहते हैं दुनिया में 60% से ज़्यादा हमारे यूथ हैं और हिंदुस्तान में हैं, तो हिंदुस्तान में 60% यूथ में 60% से ज़्यादा आज बेरोज़गार हैं, उस पर आप बात नहीं करते हैं। डॉलर, आपने इतना नारा दिया था, बहुत ही महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, बहुत ही डॉलर की मार, अब की बार मोदी सरकार महिलाओं की मार में कहा। ठीक है, ये सारे मुद्दे हैं, लेकिन चेहरा कौन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने? विपक्ष का चेहरा कौन है? ममता बनर्जी हो सकती हैं, अरविंद केजरीवाल हो सकते हैं, अखिलेश, कौन बेहतर है? मैं तो ये कहता हूँ, ये तो इंडिया ब्लॉक डिसाइड करेगा, लेकिन आपने कहा कि केजरीवाल हो सकते हैं, कि ममता बनर्जी हो सकती हैं, यकीनन हो सकते हैं, राहुल गांधी हो सकते हैं, क्यों नहीं हो सकते? तय ही नहीं कर सकी पार्टियां। नहीं, अच्छा क्यों तय करें? अपनी अपनी स्ट्रेटजी। भारतीय जनता पार्टी ने भी तय किया था क्या कि मध्य प्रदेश में कौन होगा? भारतीय जनता पार्टी में तय किया था कि राजस्थान में कौन होगा? लोकसभा का चुनाव है, प्रधानमंत्री का चुनाव है। तो लोकसभा में मैं कहता हूँ, जब अटल बिहारी वाजपेयी जी जब हम जीत कर आए थे और इतना बढ़िया कर रहे थे हम लोग, उस समय कभी किसी ने सोचा था कि मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री बनेंगे? उनका चेहरा तो हम लोगों ने पेश नहीं किया था, हमारे ऑपोजिशन ने, उन्होंने पेश नहीं किया था। ये सब मैटर ऑफ कन्वीनियंस, सहूलियत की बात होती है, जब जैसा वक्त आता तब ऐसी बात करते हैं। आप इतना ज़रूर समझो नीतीश कि हमारे यहाँ सक्षम सब है। हमारे माननीय दोस्त प्रधानमंत्री कहते रहते हैं, अब ये चेहरा है मानता हूँ, और अच्छा चेहरा है उसमें भी मानता हूँ, लेकिन साथ में ये भी कहना चाहूँगा कि ये भी तो कहते हैं कि मैं तो कभी भी झोला उठाऊंगा चल दूंगा। तो यहाँ तो एक ही चेहरा है। भगवान ना करे कभी मान लो इनका मूड आया कि हम जाके झोला उठा के चल दिए, तो इनका दूसरा कौन है? दूसरा और तीसरा तो उसकी कुछ स्वीकृति भी नहीं है। यहाँ पर तो एक से एक टैलेंट पूल है। ममता बनर्जी ट्राइड टेस्टेड सक्सेसफुल हैं। राहुल गांधी के पास सबसे ज़्यादा सीटें, क्रांतिकारी यात्रा की है, और आज क्रांतिकारी यात्रा का ये परिणाम हो रहा है कि जो क्राउड, जो उत्साह, जो जोश, जो जुनून देखने को आ रहा है। आप लोग बहुत मीडिया में नहीं आता है। नहीं, आपको याद होगा कि जो बैठक हुई थी इंडिया ब्लॉक की, उसमें ममता बनर्जी ने खड़गे साहब का नाम जब रखा तो उसको लेकर भी विवाद हो गया, और ममता बनर्जी का नाम भी किसी ने नहीं रखा। तो यदि इतने सारे चेहरे हैं तो नाम तो सामने आना चाहिए था। अरे कोई विवाद नहीं रखा हुआ, विवाद करवाया गया। जैसे उसी तरह जैसे कि राहुल गांधी ने जब
हमें याद है, आपको भी याद होगा, जब क्रांतिकारी यात्रा शुरू हुई तो पहले लोगों ने कहा ये हो ही नहीं, कर ही नहीं सकते, तो पप्पू है, ये तो करेंगे नहीं करेंगे यात्रा, ये यात्रा होगी तो पूरी नहीं होगी, रास्ते में छोड़नी पड़ेगी। और उसके बाद वो जब होता गया तो कहाँ से कंट्रोवर्सी लाई? ये टी शर्ट पहनते हैं 40,000 का, पहनते हैं 45,000 का पहनते हैं। अरे आप सूट बूट की सरकार हो, आपने करोड़ों का सूट पहना और नीलाम किया शायद करोड़ों में, उस पर कोई ना बोले, लेकिन आप उनके टी शर्ट पर, उनका मामला, वो टी शर्ट 40,000 का पहनते हैं कि 4,000 का पहनते हैं, आपको उनके पार्टी से पूछो, उनसे क्या को पूछ रहे हो, आपको क्या फ़र्क पड़ता है? तो ये कई बार कंट्रोवर्सी कराया जाता है। नीतीश, एक मिनट करके जल्दी से मैं बात ख़त्म कर दूं, खड़गे साहब बहुत काबिल आदमी है, बहुत गुणी आदमी, उसी तरह हम इस पार्टी में अपोजिशन में बहुत सारे लोग हैं। ये जब वक्त आएगा तो डिसाइड करेंगे वो लोग, जैसे जिसकी मेजॉरिटी होगी उसके आधार पे करेंगे, या जैसे लोग बाकी लोग इंडिया ब्लॉक के लीडर्स हैं, जिसमें चाणक्य शरद पवार जी भी हैं। अगर एक तरफ आपके हमारे मित्र अमित शाह को अगर चाणक्य कहा जाता है, तो दूसरी तरफ आप देखिए शरद पवार को भी। लेकिन कहा जाता है कि ममता बनर्जी की इस सलाह की वजह से ही नीतीश कुमार नाराज हो गए और वो अलग हो गए। नीतीश जी को तो आप लोग भी बहुत अच्छे से जानते हैं, उनका ट्रैक रिकॉर्ड जो रहा है, चूँकि मैं उनको दोस्त बोलता रहा हूँ तो मैं उन पर आता न पहले टीका टिप्पणी की, ना अभी टीका टिप्पणी करूँगा। लेकिन ये है कि जब खड़गे जी का नाम आया, एक सजेशन था, वो डिसीशन नहीं था। और डिसीशन जब होगा, जब इनकी सीटें आ जाएंगी, और आपने पूछा कि कितना क्या उम्मीद कर रहा हूँ, क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, तो मैं कह सकता हूँ जो हमने सुना है, जो हमारा मानना है हमारे लोगों का, कि ये 400 सीटें कहते हैं, पिछले बार बंगाल में कहा था इन्होंने, अब की बार 200 पार, बड़ी मुश्किल से 75, 76, 77 पे आए, जैसे तैसे कैसे कैसे 77, 200 पार कहा तो सब लोग 77 पे आए, 400 पार कहा तो 77 इंटू 2, 150 मान लो, 125 मान लो, उससे ज़्यादा कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा। मैं जनता की बात कर रहा हूँ, लोगे कहाँ से लोगे? किसान, आपने कहा आपकी 4 जातियाँ हैं, किसान हैं, गरीब हैं, महिलाएं हैं और यूथ हैं। तो यूथ में तो हालत ख़राब है, परीक्षा का पेपर लीक होना, बेरोज़गारी होना, 60-60 लाख आदमी अपेयर कर रहे हैं और 40-48 हज़ार जॉब के लिए पीएचडी से लेके बीए से लेके बीएससी तक सारे डिप्लोमा होल्डर आपको प्यून के पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, वो भी में नहीं हो रहा उनका। तो ये है। आपको ये नहीं लगता है कि इंडी गठबंधन जो बन रहा था, 4 जातियों में, अगर 4 जातियों में सेटिस्फैक्शन नहीं है तो फिर कहाँ से आप लाएंगे 400? और पहले वाले, मैं ये विद ड्यू रिस्पेक्ट कहना चाहता हूँ, पहले वाली पॉपुलैरिटी तो नहीं है ना। और आप कहते हैं कि इन्होंने दिखा दिया, तो फिर कर्नाटका में कौन दिखाया? फिर हिमाचल 4, अभी मान के चलिए 4 इलेक्शन हुए ऑपोजिशन के, 4 में से 3 तो लेके गई, ये सही माने में 3-4 तो लेके गई। जितने भी सर्वे अभी हुए हैं आप सब में देख लीजिए, बीजेपी के लिए बहुत अच्छे आंकड़े हैं। जितने भी सर्वे हो रहे हैं अभी, हम अगर आप मुझसे पूछते हैं, चूँकि मैं अपनी इमेज का विशेष ध्यान रखता हूँ, वो सर्वे जो करवाए गए हैं, चाहे जो हो रहे हैं, पहले तो सैंपल साइज़ कोई नहीं देता है कि हमारा सैंपल साइज़ क्या है। 200 में किया है उन्होंने, कि 2000 में किया, कि 10,000 में किया, कि 12,000 में किया, कि 50 में किया। एक तो सैंपल साइज़ नहीं देते। दूसरा, वो अपने अपने चैनल्स के जो अपना अपना ग्रुप होता है उसका ये करता। पिछली बार तो हमको याद है, बहुत बड़े बड़े चैनल्स ने कहा था मध्य प्रदेश में सरकार कमलनाथ की आ रही है, आपको याद है? बाद में सब चुप हो जाते हैं कि हमने, राजस्थान के लिए भी कई चैनल्स ने बड़ी अच्छी बातें की थी, हम नाम लेना क्यों लेना, सब अपने दोस्त ही हैं। तो ये सब बातें तो प्रचार तंत्र का एक हिस्सा होता है। मैं आपको, अगर आप तो जिक्र करेंगे, हो सकता कुछ लोग मेरा मजाक भी उड़ाएं कि मैं कैसे बोल रहा हूँ, मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, विशेषज्ञ नहीं हूँ, लेकिन मैं अपने अनुभव के आधार पे, अपनी भाव और भावना के आधार पे कह सकता हूँ कि अच्छे दिन भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के दोस्तों के लिए इस बार नहीं है। कितनी सीटें दे रहे हैं आप? मैंने कहा 150, 250 बहुत है। 150, 250 अगर आ जाए उनको तो बहुत है, वरना जय बाबा ईवीएम। तो इंडी गठबंधन से उम्मीदें हैं आपको? इंडिया गठबंधन बहुत दमदार है, बहुत शक्तिशाली है, बहुत एकजुट है, एकजुट है। और आपने कहा पंजाब में नहीं, अगर एक साथ नहीं है केजरीवाल, चाहे बंगाल में अगर नहीं हुए, समझने की ज़रूरत है। कोई चाहेगा क्या कि स्पेस पूरा अपना खाली करके दे दे? पहले की बात बनी है, अब धीरे धीरे बात हो जाएगी।
अभी शुरुआत है, दिल्ली में तो है ना। फिर भी जो एकता इंडिया गठबंधन में दिखनी चाहिए थी, आपको लगता है कि ऐसा नहीं हो सका, कहीं कोई चूक रह गई, क्या होता और बेहतर होता? मैं कहूँगा जो हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है, बहुत ही अच्छा हो रहा है। यानी थोक बजा के, नाप तोल के, एकदम फिल्टर करके बढ़िया से जो लोग आए हैं, देर से आए हैं, दुरुस्त आए हैं। और मैं अभी भी कह देता हूँ बगैर ज़्यादा जोर दिए हुए कि कई लोग जो हैं आप इसके लिए भी रखिए, पोस्ट अलायंस के लिए भी रखिए उनको। अब बंगाल में आपने कहा, बंगाल में तो 42 सीट्स में 2 सीट मान लो ये भी देती हैं, 2 से तो ज़्यादा स्कोप बन नहीं रहा था फिलहाल, 2, 3, 4 दे देती मान लीजिए कांग्रेस को। तो फिर उससे मान लो उससे अच्छा कि पूरी सीटें अगर आ जाती हैं और अपने को अपोजिशन का हिस्सा मानते हैं हम लोग, तो फिर क्या दिक्कत है इसमें? हम साथ हैं, ऐसे हैं वैसे हैं। आप खुद ही कहते हो नाक इधर से नहीं पकड़ा उधर से पकड़ लिया। कांग्रेस अलग लड़ेगी तो जाहिर है नुकसान होगा आपको। आपको लग रहा है कांग्रेस आपके लिए मुश्किलें खड़ी कर सकती है पश्चिम बंगाल? ये आप समझने की कुछ नहीं, कोई मुश्किल नहीं खड़ा करने वाला है वहाँ, क्योंकि ये मामला हमने कहा कि मोस्ट पॉपुलर लीडर जो हैं, जो बिल्कुल स्वीप करने की काबिलियत इस बार रखती है, खासकर ममता जी ट्राइड टेस्टेड और सक्सेसफुल लीडर हैं, बहुत दमदार, बहुत शानदार और बहुत जानदार नेता या नेत्री हैं ममता बनर्जी। वो इस बार, आप मेरी बात को मानिए, इस बार चाहे जितना लोग उनके खिलाफ प्रचार करें, अपमान करें, दीदी और दीदी करें और संदेश खाली की बात करें, वो इस बार चुनाव स्वीप करें। कांग्रेस को लेकर पश्चिम बंगाल में आपकी उम्मीदें कुछ नहीं है? कांग्रेस का क्या लग रहा है, आधार नहीं है, जनाधार नहीं है? नहीं, मैं उस पर स्टडी नहीं किया। मैंने कहा मैं कोई विशेषज्ञ नहीं हूँ। मैं तो फिलहाल तेल और तेल की धार देख रहा हूँ, और तेल की धार में हमें बहुत दम लगता है, और ममता जी के नेतृत्व में हमें बहुत क्षमता लगती है। अच्छा, एक आखिरी सवाल, यशवंत सिन्हा आपके काफ़ी करीबी और उनके ही बताए रास्ते पर आप आगे बढ़ते गए, और फिर वहाँ से एक ऐसा रास्ता निकला जो एक अलग रास्ता हो गया। आज वो कहाँ हैं? हाशिए पर हैं। उनके बेटे वो भी आज राजनीति से बाहर हो चुके हैं। कोई अफसोस लगता है इस फैसले पर? आप यदि पहले वाली स्थिति होती तो आज एक बीजेपी में काफ़ी अच्छी स्थिति में होते, लेकिन आज कहानी कुछ और है। देखिए, मैं इन ए वे मैं कहूँगा कि स्थिति तो बहुत अच्छी है अभी, क्योंकि जिनकी स्थिति अच्छी नहीं बताया आपने, तो उनका ही नाम क्यों ले रहे हैं आप? किस बड़े सीनियर और किस मैच्योर लीडर की, जिसके अंदर बहुत काबिलियत थी, बहुत ही ज़्यादा, उसको कहाँ देख रहे हैं आप? इतने महान नेता आडवाणी जी के साथ क्या हुआ दुनिया ने देखा है। इतने बड़े मुरली मनोहर जोशी विद्वान, परम विद्वान अरुण शौरी के साथ क्या हुआ। जसवंत सिंह जी जब थे तब के हालात पैदा किए गए कि उनको, फिर आपको पता है पूरी कहानी। उसी तरह से कीर्ति आज़ाद, उसने मांग की थी, इंसाफ की मांग की थी, भ्रष्टाचार के खिलाफ पार्टी विद डिफरेंस में आवाज़ उठाई थी। उसका क्या हशर हुआ? उसको सस्पेंड किया गया। मैं आभारी हूँ कि मुझे सस्पेंड नहीं किया। मैं आभारी हूँ कि मैंने जनता की बात रखी, जनता के मुद्दों को सामने रखा जनहित में, और मुझको ये नहीं कहा गया कि आपको निकाल रहे हैं। ये उनकी बड़प्पन है, हमें निकाल नहीं सके, लेकिन एक सिचुएशन ज़रूर क्रिएट किया उन्होंने कि जब मुझे लगा कि अटल जी और आडवाणी के वक्त में जो लोकशाही थी, अब मुझे जब तानाशाही दिखने लगी, और तानाशाही के तहत उन्होंने टिकट में, जो मैं पटना से रिकॉर्ड पूरे देश में हाईएस्ट वोट शेयर परसेंटेज मेरा था, उसके बावजूद पटना से मुझको जिस तरह से दरकिनार करने की उन्होंने कोशिश की, मुझे सच बोलने के लिए, जनहित में बात करने के लिए, तो फिर हमने समझा कि सही रास्ता वही होगा जो सही नेतृत्व दे सके और देने की क्षमता हो, जैसे ममता बनर्जी। और मैं उनकी तरफ गया धीरे से, आराम से। पहले कांग्रेस में था कुछ दिन तक। कांग्रेस चूँकि देश की सबसे बड़ी और देश की आज़ादी में सबसे बड़ा योगदान रहा है, तो नेशनल पार्टी इन ट्रूथ से तो वहाँ गया था, वहाँ से मैं ममता जी के यहाँ गया। लेकिन अब मैं ये कह दूं कि यशवंत सिन्हा जी के बारे में कुछ कहा है, 2-4 दिन रुक जाइए, शायद कुछ आपको चौंकाने वाली खबर मिल सकती है। अच्छा, धन्यवाद। और आपके बेटे भी राजनीति में पहले से हैं, लव सिन्हा, क्या आगे उनका रास्ता किधर है? क्या वो फिर अभी चुनाव में हमें नजर आएंगे? आप तो मिल चुके हैं, और
लव से कि नहीं, रजत शर्मा वो कुछ से बहुत उनका है, प्यार है। लव को ही मिल चुके हैं वो। लव आए थे यहाँ चुनाव लड़े थे, और पहली बार चुनाव लड़े थे, और वो भी राहुल जी के कहने पे, निमंत्रण पे, तो आप भी रिलक्टेंट थे, लेकिन उनका कहा गया राहुल जी का, तो आए थे यहाँ पे, और 10-12 दिन की कैंपेनिंग में ही लास्ट मोमेंट में आए थे। आप तो थे ही यहाँ पे, और 45,000 से ज़्यादा वोट्स लेकर आए पटना में। अच्छा किया था। मेरा ख्याल है कि अभी भी वो काफ़ी एक्टिव हैं, और हमेशा आते रहते पटना, आप लोग से मुलाकात होती रहती है। पत्नी और बेटी भी आएंगी आगे राजनीति में? अभी तो आई नहीं है, बेटी तो कभी आई नहीं। आगे आज तो पटना में तो कभी बुलाया भी नहीं हमने। अपने चुनाव में मैंने नरेंद्र मोदी को नहीं बुलाया, राजनाथ सिंह को नहीं बुलाया, सुषमा स्वराज मेरी इतनी अच्छी दोस्त थी, ग्रेट लीडर, उनको नहीं बुलाया। तो आसनसोल में प्रचार नहीं करवाएंगे सोनाक्षी? आसनसोल में क्या जरूरत? आसनसोल की जनता ही हमारे लिए सबसे बड़ा स्टार है। आसनसोल में मैं हूँ वहाँ पे, और हमारी जनता है, और वो मेरा परिवार है। उसको आज तक जब पटना में नहीं उतारा, एक बार पटना में सोनाक्षी आई थी, छोटी थी उसके पहले, बट कभी स्टार बनने के बाद नहीं आई पटना, लेकिन हमारे प्रचार में नहीं। और मैं तो हमेशा अपने और अपनी जनता जनार्दन, और ख़ासकर अपने नेतृत्व के बीच में मैं खुद चलता हूँ, दमखम के साथ अच्छे से। अच्छा है, बोले हमारी शुभकामनाएं। लव अच्छा कर रहे हैं, और मुझे लगता है बहुत अच्छा और करेंगे। इंडिया टीवी से बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, लॉन्ग लिव। तो ये थे शत्रुघ्न सिन्हा, जिन्होंने देश की राजनीति और तमाम मुद्दों पर बिल्कुल खुलकर बातचीत की। और शत्रु जी का ये कहना है कि इस बार 400 पार का जो नारा है बीजेपी का, वैसा कुछ नहीं होगा। एनडीए 150 सीट पर सिमट कर रह जाएगी। कैमरामैन विनोद कुमार के साथ नीतीश चंद्र, इंडिया टीवी, पटना।